धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जानते, समझते, परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, जैसे आपको पता है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का एक कैंपेन चल रहा है। वो कैंपेन है हजूर महाराज की सच्चाई को सामने लाने का और उनके मुकदमों से जुड़ी और उनके साथ जुड़े षड्यंत्रों की सच्चाई सामने लाने का। और काफ़ी हद तक जो 3 मेन मुकदमे हैं, जैसे गुमनाम चिट्ठी वाला मुकदमा है, उसके बाद छत्रपति हत्याकांड है और रंजीत हत्याकांड है, इस सब की जानकारी हमने आपको बहुत बार दी है, बहुत तरीके से दी है। लेकिन इस सब के बाद जब एडम ब्लॉक की सरकार की इन सब की साख जो है वो साथ संगत में ख़त्म होने लगी, क्योंकि ये सब लोग इन्हीं मुकदमों के आड़ में संगत से लगातार पैसा लूटते आए और 100-200 नहीं, हजारों करोड़ रुपया लूटा, सब कुछ किया। उसके बाद नशे का कारोबार, अपराध का कारोबार, हत्याएं होना सब आम सी बात है और ये होती रही और अब भी हो रही हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन सबके बीच ये लूट का धंधा चलता रहे और इस सबसे देश में कोई नया बड़ा दंगा खड़ा करके सरकारी चुनाव जीते जा सकें वगैरह वगैरह, ये सब चला। उस सब को लेके ये एक नकली यूपी वाला, मतलब हजूर महाराज जी का एक हम शक्ल बना के प्रस्तुत किया गया। अब क्योंकि ये हम शक्ल हजूर महाराज जी का था, इसलिए इसके जरिए सासंगत को गलत तरीके, पाखंडवाद, तंत्र क्रिया, ये सब देवी देवताओं में उलझाना, जो डेरे की विचारधारा थी उस सबको तोड़ना शुरू किया गया। जितनी गलत हरकतें हैं, जितनी गलत चीज़ें हैं, वो सब सिखानी शुरू कर दी इस यूपी वाले बहरूपिये ने आके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। इसके अलावा जितने भी यंगस्टर्स थे, जो बच्चे थे 15 से 22 साल तक के, उन सबको उकसाना, कुर्बानी देना, ये सब इन चीज़ों के काम चले। उसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो कैंपेन चला, वो चला इस चीज़ को लेके भी, क्या ये व्यक्ति असली है या नकली। क्योंकि ये व्यक्ति नकली था तो बहुत सारी चीज़ें निकल गया है भी, इसके प्रति सबूत क्या है। तो सबूत के तौर पे कुछ चीज़ें तो इसने खुद ही घोषित कर दी। तो हमने एक चीज़ धीरे धीरे आपको बताई भी, ये आदमी एक नहीं है, ये 3 आदमी हैं। और ये 3 आदमी हैं जिसमें से एक बहुत ज़्यादा मोटा है, एक थोड़ा उससे पतला और एक बिल्कुल पतला है। जो बहुत ज़्यादा पतला है वो एक मार्फन सिंड्रोम नाम की बीमारी से ग्रस्त है, जो जन्मजात बीमारी होती है। और ये बीमारी पैदा होने के बाद नहीं होती, ठीक हो सकती है पैदा होने के बाद या उम्र के साथ, लेकिन जिसको नहीं है उसको हो नहीं सकती। तो उस बीमारी का एक मरीज था। तो ये 3 लोग थे। 3 में से एक व्यक्ति जो बीच वाला है, जो ना मोटा है ज़्यादा ना पतला है, वो स्टेज पे बैठ के मजलिस लगाता था। और जो इंस्टाग्राम पे कुत्तों के साथ खेलता था वो पतले वाला शख्स था। और एक ट्रैक्टर चलाता है या जो तेरावास के अंदर सेवादारों से मीटिंग करता है, बुला बुला के जो कुर्बानी के लिए उकसाता है, वो मोटे वाला बंदा है। और मोटे वाला जो बंदा है वो कोई और नहीं, वो डॉक्टर आदित्य है, जो पंचकुला दंगे का मास्टरमाइंड फरार है हरियाणा पुलिस की पकड़ से। क्योंकि ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं थी और एकदम से नहीं हुई, तो धीरे धीरे हुई। और उस धीरे धीरे में हमने चिट्ठियाँ दिखाई भी, चिट्ठियाँ कैसे, पहले पिताजी की नाम से चिट्ठियाँ डाल के उसका इस्तेमाल हुआ। फिर चिट्ठियों के बाद, चिट्ठियों से पहले हनीप्रीत ने संदेश लाने शुरू किए। जब हनीप्रीत जेल से बाहर आती है, संदेश लाने शुरू किए। उन संदेशों के बलबूते दिल्ली के अंदर एक दंगा प्लान किया गया और एक साथ संगत की मूवमेंट की आड़ में दिल्ली के अंदर 50 से ज़्यादा लोग दंगे में मारे गए। और उस दंगे में डेरे की मैनेजमेंट ने एक्टिव रोल प्ले किया। हालांकि वो मामला अभी दिल्ली पुलिस में इन्वेस्टिगेशन के उसमें पड़ा है। उसके बाद धीरे धीरे ये चिट्ठियों का दौर शुरू हुआ और अभी चिट्ठियों से इन्होंने पैसा कमाया। चिट्ठियों के जरिए गलत चीज़ें, गलत काम करवाए, संगत से करोड़ों रुपया लिया इस सब से। इस सब के बाद फिर जब ये सबसे इनकी बात नहीं बनी, फिर इन्होंने नकली हजूर पिताजी का बहरूपिया तैयार किया और एक नहीं 3-3 बहरूपिया तैयार किए और वो परोस दिए इसमें संगत के सामने। और तरीके से फिर जो बात इन्होंने मनवानी थी वो इस तरह से मनवानी शुरू की। और क्योंकि पैरेलल अब ये समझ में आता है कि जो पंजाब के अंदर अमृतपाल को उठाने का प्रोपेगेंडा है और यूपी वाले को इधर को इसको बहरूपिया को उठाने का प्रोपेगेंडा, इन दोनों को आपस में लड़ा के डेरा सिख दंगा करवाना है। और उस पैटर्न पे सारा काम चलता आया। और हमने बहुत बार देखा भी सुनाम में डेरा बनाना है, फिर सलावतपुरा में जो इशू हुआ, उसके बाद गाना निकला वगैरह वगैरह जो इशू आए, इस सब में कैसे अमृतपाल ने ही एक्टिव रोल प्ले किया। और इस सब के बीच में जो मीडिया पार्टनर था वो भी हमने देखा भी, ये सब चलता आया।
लेकिन था कि क्या ये नकली है, तो इसके सबूत क्या है? सबूत यह कि 3 अलग अलग सेहत के आदमी हैं, और उसमें था कि चलो शक्ल तो मेकअप करके मैच की जा सकती है। हजूर महाराज जी ने जो फिल्में बनाई, उस फिल्मों में एक ऑनलाइन गुरुकुल फिल्म थी जिसमें इस तरह के हम शक्ल तैयार किए गए थे। तो ये बड़ी बात नहीं थी भी हम शक्ल तैयार किया जा सकता है, लेकिन था कि क्या ऐसी आवाज़ भी निकाली जा सकती है। तो आवाज़ के बारे में हमने आपको बताया कि आजकल एक साइंस में तकनीक है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को, और आजकल तो इतना है भी अगर शक्ल भी किसी और की हो तो भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शक्ल की जगह दूसरे आदमी की शक्ल लगा के उसका वीडियो बनाया जा सकता है। उसमें हमने आपको रेफरेंस के तौर पे कुछ जो इंस्टाग्राम पे यूजर्स हैं उनके कुछ वीडियो भी दिखाए थे भी कैसे एक दूसरी शक्ल के आदमी के मार्किंग करके उसको फिल्मों के अंदर उसकी शक्ल बदल दी जाती है। तो ये सब चीज़ें चलती आई। उसके बाद जो चेंजेस, क्योंकि उन्होंने बोला भी इसमें कोई चेंजेस तो है नहीं, तो उसमें हमने आपको दिखाया कि जो यूपी वाला बहरूपिया ये है, इसकी जो हाइट है वो पिताजी की हाइट से 2 या 3 इंच ज़्यादा है। इसके हाथों की उंगलियां लंबी है, एक पतला है, एक मोटा है, एक और ज़्यादा मोटा है। तो फिटनेस की ये बात करता है, जबकि फिट ये खुद नहीं है और ये एक बीमारियों से ग्रस्त है। इस सब के बाद भी इसकी आंखें बदल गई हैं, इसने खुद बोला मेरा ब्लड ग्रुप भी बदल गया है। और उसके बाद शुरू हुआ कि कैसे सरकारी तौर पे डॉक्यूमेंट्स बदले जाए। तो सरकारी तौर पे डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड बदला, आइरिस स्कैन बदला, ये सब बदला गया। और ऐसा नहीं है ये सरकार की सहमति में नहीं बदला गया, ये सब इस चीज़ में सरकार की पूरी शय थी, क्योंकि असल में सरकार कर क्या रही थी, एक नकली आदमी जनरेट कर रही थी असली रिकॉर्ड बना के उसका। और इस तरह से सारा काम हुआ। इस सब में जो पिताजी के पुराने दोस्त रहे, जैसे गुरजंट सिंह, मिट्ठू सिंह वगैरह, जिनके पास पिताजी के ओरिजिनल कागजात थे या सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो पुराने, जो वही क्लेम करते हैं कि हमारे पास थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे ले लिए गए। उनको पैसे का लालच दिया, क्या दिया मालूम नहीं। तो ये सब चला और इस सब में सब ने मिल बांट के सब खा रहे हैं, और धीरे धीरे ये उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि ये सब जो है वो उसके जरिए डेरा भी हथियार है, गद्दी भी हथियार है, और साथ संगत और जो सिखों के साथ क्लैश करवा के, कत्लेआम मरवा के और करवा के भाजपा की सरकार भी बनवा दे। इस सब सिस्टम में ये प्रोसेस चल रहा है। अब क्योंकि सबके बीच था भी वास्तव में हजूर पिताजी है कहाँ, तो उसकी भी हमने खोज की। तो हमें एक जगह मिली जो हमने आपको बताया अभी 4 मिनट के लिए इस तरह की किसी की मुलाकात हुई। तो इस तरह से एक जगह मिली। जब हमने उसके बारे में चर्चा लाइव में की तो हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग तरह से सरकारी अधिकारियों ने संपर्क करना शुरू किया भी आपको ये जानकारी कहाँ से मिली। तो उसके बाद उन्होंने हमारे सामने एक नई कहानी बनाई भी पिताजी इस हालात में हैं और इस तरह से हैं और ऐसे ऐसे सिस्टम है। तो वो क्योंकि अब हम थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो टेक्निकली शायद कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लें, तो इस तरह से चीज़ें उन्होंने सेट करने की कोशिश की हमारे दिमाग में। और पैरेलल उन्होंने देसी तरीके से भी कोशिश की और एक आध्यात्मिक तरीके से भी किसी व्यक्ति को दर्शन दिला के ऐसे, फिर नकली प्रसाद, ये सब कुछ सारी हर तरीके से उन्होंने ये कोशिश करने की, ये साबित करने की कोशिश की चलो तुम मानते हो ये नकली है भी असली है और वो यहाँ इस हालात में और ऐसे ऐसे करके सरकार उसे संभाल रही है। मतलब हर तरह से कोशिश की गई भी हमें यकीन हो भी पिताजी सुरक्षित हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ एक सरकारी प्रोपेगेंडा है जो एक कोई बड़े मिशन के लिए किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और इस सब के बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के लोग थे जिन्होंने कोशिश की कि भी चलो हम पुलिस की मदद करें, जो पुलिस इनको पकड़ नहीं पा रही है, या जो अपराध डेरा से जुड़े हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो डेरा से फरार हो गए हैं, जो लोगों के कत्ल करते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े अपराधियों के साथ जुड़े हुए हैं। मगर हम पुलिस की मदद करें, शायद पुलिस को लगे भी डेरे वाले लोग अच्छे हैं और पुलिस की मदद करते हैं भी, ऐसा नहीं है भी सारे गलत लोग ही हैं। हमने उस तरह से पुलिस की मदद भी की, सबकी की, चलो ठीक है, उनको लगे भी हम कोई ऐसे गैर कानूनी लोग नहीं है। लेकिन क्या है कि ऐसी स्टेज भी आई जहां सरकार के लोगों ने, सरकार के अफसरों ने मतलब सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए या अपना स्वार्थ साधने के लिए निर्दोष लोगों पे गोलियां भी चलवा दी। मतलब जो लोग उनकी मदद कर रहे थे उन्हीं पे गोलियां चलवा दी। और उसके बाद हमें तो पुलिस वालों ने यहाँ तक कह दिया भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर है भी आपकी किसी भी अर्जी पे कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है। मतलब ये बात हमें पुलिस के अफसर आम हरियाणा में बोलते हैं भी जब भी हम कोई जानकार पुलिस अफसर से पूछते हैं भी आखिर हमारी अर्जी क्यों नहीं सुनते, तो बोले जी ऊपर से ऑर्डर है इस चीज़ का। उसके बाद हमारे जैसे फ़ोन टैप करना, इंटरनेट टैप करना, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सब ये तो आम सी चीज़ है जो एजेंसी वाले लोग करते रहते हैं।
क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ये सारा प्लान खुल ना जाए। जो ये प्लान है जिसमें हाई कोर्ट से लेके सीबीआई कोर्ट सबको इन्होंने बेच खाया है, और ये सारा प्लान कभी खुल ना जाए, और इस तरह से जितने भी कैदियों के साथ ये इस तरह से नाइंसाफियां करते हैं। क्योंकि ये किस्सा अगर आपको समझ ना आए तो एक फिल्म आई थी इसके ऊपर साउथ में, जय भीम के नाम से। हालांकि उस फिल्म में गरीब लोगों को दिखाया गया था। इसी तरह ये सिस्टम होता है कि जेल के कैदियों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है अपराध में, वो सारी चीज़ें हम नए रूप में हमने देखी। और उसके बाद देशभक्ति नाम की चीज़ कुछ होती है, ये तो हमें पता ही नहीं है अब, क्योंकि हमने बहुत लोगों पे भरोसा किया। पर फिर भी चलो, हमें क्या, देश तो हमारा है, भ्रष्ट लोग हैं चाहे वो अफसर ही क्यों ना हो, तो उनके कहने से तो हम देश ना तो देशभक्त बनने वाले ना देशद्रोही बनने वाले। हमारा काम है हम अपने देश को अपने तरीके से देखें, क्योंकि कहते हैं अभी नौकर काम करना छोड़ दे तो मालिक का फर्ज है वो खुद अपने घर का काम करेगा। तो हम तो अपने घर का काम कर रहे हैं। इस सब के साथ आज हमारे पास एक और चीज़ समझ में आई, और अभी हमने 2-3 घंटे पहले एक वीडियो डाला है इस पे, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पे। करीब आज 27 तारीख है फरवरी की, तो हमने 2-3 घंटे पहले वीडियो डाला है। और इस वीडियो में हमने आपको दिखाया अभी जो ये यूपी वाला बहरूपिया जो मजलिस लगाता है, 3 लोग हैं, ये बात याद रखिएगा, 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। और जो मजलिस लगाता है व्यक्ति है उसके जो दांत है वो नकली हैं। अब वो वीडियो हमने इसलिए डाला है कि आप उस वीडियो को किसी भी डेंटिस्ट को दिखाओ, खासतौर पे जो दांतों का डॉक्टर हो, तो डेंटिस्ट को दिखाओ, और वो डेंटिस्ट आपको बताएगा भी इसके जो दांत है नीचे वाले खासतौर पे, हालांकि ऊपर वाले भी नकली हैं पर वो आप उसको उतना परख नहीं पाएंगे, लेकिन नीचे वाले जो दांत हैं वो दांत नकली हैं। और जब ये बोलता है तो वो दांत निकल के बाहर आने लगते हैं, और ये डेंटिस्ट आपको एकदम से बता देगा। देखने में आपको लगेगा शायद ये जीभ बाहर निकाल रहा है, लेकिन दांतों का डॉक्टर 1 सेकंड में बता देगा भी ये जीभ बाहर नहीं निकाल रहा है, ये एक्चुअल में इसके दांत ही नकली हैं। और क्योंकि ये मेडिकल एविडेंस है, मेडिकल सबूत है, अब दांत तो आप असली पैदा नहीं कर सकते। पिताजी के दांत तो सभी थे, ना तो कभी दांत निकाला गया ना खराब हुआ, तो ये दांत किसके हैं? अब ये अगर ये असली है तो पिताजी के सारे दांत क्यों तोड़ दिए गए, कहाँ चले गए, कहाँ खराब हो गए, कैसे खराब हो गए? तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अब नकली आदमी, नकली का दाढ़ी मूछ मास्क सब नकली है, और अब तो दांत भी नकली निकल आए। अभी क्योंकि वो बार बार हमसे कोर्ट पूछती थी, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब हाइट तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अब ये साइंटिफिक एविडेंस है कि दांत जो होते हैं एक तरह से हर एक आदमी का फिंगरप्रिंट होते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट उंगलियों के निशान बदलते नहीं है, ऐसे कान का ये स्ट्रक्चर होता है, ये भी बदलता नहीं है, ये हर बंदे का अलग अलग होता है। उंगलियों के निशान हर बंदे के अलग अलग होते हैं। इसी तरह जो दांत होते हैं, दांतों का जो पैटर्न होता है वो सारा पैटर्न हर एक आदमी का अलग अलग होता है। एक आदमी का दूसरे आदमी से मिल ही नहीं सकता कभी भी, ये 100% कभी नहीं मिल सकता। अब क्योंकि जो डेंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, अगर आप उनको ये वाला वीडियो दिखाएंगे कि उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हम ओक्लूजन कह देते हैं, अभी 3 तरह के पैटर्न होते हैं दांत के अरेंजमेंट के। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे जो ये मजलिस करने वाला व्यक्ति है जो ये करता है, इसके क्लास 2 पैटर्न है। अगर आप किसी डेंटिस्ट से पूछेंगे क्लास 2, और जो मोटे वाला बंदा है, मोटा व्यक्ति है, उसके क्लास 1 या सॉरी जो मजलिस लगाता है इसे क्लास 3 पैटर्न है। और जो ये मोटे वाला व्यक्ति है जो पीछे बैठ के मिलता है संगत से तेरावास में, वो क्लास 1 है उसमें। और जो ये है जो इंस्टाग्राम वाला जो कुत्ते बिल्ले खिलाता रहता है, पतला सा है, या गेम खेलता है, ये क्लास 2 में हम कह सकते हैं भी, कुछ इस तरह से है। तो ये साइंटिफिक टेक्निकल चीज़ें भी हैं जो आप किसी डॉक्टर को पूछ सकते हैं। अब ये चीज़ें हमने ओपन तौर पे बताई भी, हाई कोर्ट को भी बताई, क्योंकि हम सब समझ गए भी हाई कोर्ट में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। वो तो अब ये बलविंदर सिंह सेखों का वीडियो आया, उसके बाद जो इंसिडेंस हुआ, उसके बाद देखो हाई कोर्ट में ये तो क्लियर है, बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक एलनाबाद में शख्स हैं, उनका वीडियो आया। वो एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने बिना वकील के 2 जजों के खिलाफ मतलब प्रोसीडिंग्स चलाई, और कैसे आगे चल के वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, बड़े जज थे, उन जजों के ऊपर कार्रवाई भी हुई चीफ जस्टिस के लेवल पे। और लेकिन इस सब प्रोसेस में उनको 10 से 15 साल लग गए, और इतने साल में जाके जजों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और बहुत कम लोग होते हैं जो इतना पेशेंस रख पाते हैं कि 15 साल तक वो इंसाफ के लिए अपने स्वाभिमान के लिए लड़े। तो ये अलग बात है, अभी आज लोग सोचते हैं भी पैसे दे के चला लो, कौन लड़ेगा इतना लंबा टाइम, पर ऐसे लोग हैं जो लड़ते हैं। और अगर हम सोचें भी आज ये नहीं है,
हाँ, हमारी भी संघर्ष जारी है, साथ संगत हर तरह से कोशिश कर ही रही है जो भी है। पर ये चीज़ें रिकॉर्ड पे इसलिए है कि सीबीआई कोर्ट को तो हमने ओपन बोल दिया था। जब आपको वो खबर चलाई थी कि सीबीआई जज को धमकी दे दी, तो हमने ओपन लिख के बोला था अभी कोर्ट ये बिकी हुई है और कोर्ट जो कार्रवाई कर रही है वो इलीगल है, वो 2 नंबर में कार्रवाई कर रही है। जो बयान पिताजी का वहां जमा हुआ वो फर्जी है, क्योंकि वो बयान कोर्ट में जमा होने से पहले उसकी कॉपी मेरे पास आ गई थी। और जब कोर्ट में जो बयान पिताजी ने देना है वो बयान कोर्ट तक पहुंचने से पहले अगर मेरे पास आ जाए, इसका मतलब वो बयान पिताजी की तरफ से लिख के डायरेक्ट कोर्ट में नहीं गया है, वो मेरे पास आया, इसका मतलब वो किसी और ने लिखा है और वो पिताजी के नाम से कोर्ट में पहुंचा है। जब ये चीज हमने जज को बोली भी ये बयान की कॉपी जब आपके पास तो आज आनी है और 1 दिन पहले ये हमारे पास आ चुकी है, इसका मतलब क्या है भी कोर्ट ये 2 नंबर में काम कर रही है और जबरदस्ती सजा सुना रही है, जबकि उसको पता है कि बयान देने वाला व्यक्ति ओरिजिनल नहीं है, ये फर्जी है सारा काम। तब वो कोर्ट ने बोला भी हमें धमकी दे रहे हैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद नौटंकी चली, वो सबके सामने है। फिर हाई कोर्ट ने किस तरह से काम किया, हाई कोर्ट में कैसे वो कहते जी सुनना ही नहीं है, ये तो इमेजिनरी कहानी है, ये सब कुछ है। उसके बाद भी आप लगाओ 3 लोगों का कत्ल हो गया, मतलब 3 डेरे के इंपॉर्टेंट लोगों का कत्ल हो गया। एक पटियाला से अशोक मसाले वाला जो राकेश दिड़बा का सबसे करीबी व्यक्ति था, जिसका बेटा राकेश दिड़बा के लिए दिन रात काम करता है, उस व्यक्ति का संदिग्ध हालत में सुबह 4 बजे कत्ल हुआ और जबरदस्ती उसकी फटाफट डेड बॉडी उठा के किसी होटल में डाल दी गई और बाद में उसको डेथ क्रियाक्रम कर दिया, जो भी होता है वो सब कर दिया, और कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई पुलिस इंक्वायरी, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह पिताजी का एक सुरक्षाकर्मी था अजीत सागवान, जो पिताजी के साथ सुरक्षाकर्मी, मेन सुरक्षाकर्मियों में से एक था, सतब्रह्मचारी भी था। उसकी डेड बॉडी वो मतलब यूपी में जाता है बरनावा में, उसका वहाँ मोबाइल छीन लेते हैं, उसका सारा सामान छीन लेते हैं, फिर उसको वहाँ से निकाल देते हैं। फिर जो सुनने में आता है उसके बाद वो अपने परिजनों को या अपने करीबियों को फ़ोन करके बोलता है भी मुझे एडम ब्लॉक वाले मार देंगे, और फिर कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी जयपुर के किसी रेलवे ट्रैक पे मिलती है। ऐसे ही एक तीसरी थी, डेरे की एक डॉक्टर थी पायल, और वो डेरे के अंदर डॉक्टर थी। अचानक से वो रात को ड्यूटी ज्वाइन करती है, लेकिन 12 बजे उसकी डेड बॉडी एक सड़क पे मिलती है और पता चलता है भी ये मरने से 2 घंटे पहले ही मर चुकी है, मतलब इसका मर्डर हुआ है, ना कि एक्सीडेंट से इसकी डेथ हुई है, जबकि अस्पताल के रिकॉर्ड में वो ड्यूटी दे रही थी। मतलब ऐसा नहीं है भी एक सारा क्राइम सिस्टम इस तरह का है भी जो रुक गया हो इस सबसे, बल्कि ये बढ़ गया है। हमें तो ये है भी जो ये सिस्टम जो लोग, क्योंकि डेरे में कोड चलता था, एक आपने देखा होगा डेरे में पानी पिलाने वाले लोग होते हैं, उनको पानी समिति कह देते हैं कि ये पानी पिलाने वाले लोग हैं, लेकिन एक होता है भी सबक सिखाने वाली समिति भी बना रखी थी इन्होंने, तो उसको भी पानी समिति कह देते थे ये कोड के भाषा में। और अब ये इन्होंने बहुत सारे मिलजुल के जो कोड, जो ये नकली पानी समिति जो थी, वास्तव में ये पानी समिति का लेबल लगाए हुए थी, और असली पानी समिति के सेवादार अलग होते थे। ये लेबल के साथ घूमते थे पानी समिति का कवर बना के, और कई हत्याओं को इन्होंने अंजाम दिया है। इसी तरह अब ये टीम दोबारा एक्टिव है, और कब किसकी हत्या कर दे कोई भरोसा नहीं। लेकिन क्या है, क्योंकि सरकार भी चाह रही है ये काम हो, और इतना क्योंकि उनका टारगेट जो बड़े लेवल पे कत्लेआम करना है, और उससे ये इलेक्शन भी जीतना है, और ये तो अब ट्रैक रिकॉर्ड ही बोलता है सरकार का। पर हमें क्या है कि हमें साथ संगत है भी, चलो हम कोशिश करें भी, समझदार लोग हैं भी, वो बच जाएं, वो ना इनके जाल में आए, ना पैसा ले, ना ये कुर्बानी वाले सिस्टम में आए। पंचकुला में जो हुआ उससे लोग भूले नहीं हैं, उससे बचा जा सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये हुई। अब क्योंकि चीज़ें स्पष्ट तौर पे हैं सामने कि इतना सब कुछ हो रहा है, आप सोचिए फ्यूचर क्या है। फ्यूचर क्या कि एक अभी वीडियो आया पंजाब में किसी व्यक्ति का, वो बोलते हैं भी जैसे अमृतपाल है, ये अमृतपाल को टॉप पे ले जाया जाएगा और उसके बाद इसको एक बड़ा खालिस्तानी टेररिस्ट दिखा के मार दिया जाएगा, और फिर ये सरकार घोषणा करेगी हमने खालिस्तान के एजेंडा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जबकि अगर आप टेक्निकली तौर पे देखेंगे, एक खालिस्तान का एजेंडा डेवलप ही सरकार द्वारा किया गया है, मतलब पॉलिटिकल लोगों द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि जो एक्टिविस्ट हैं, जो सिख लीडर जेलों में हैं, वो लीडर छूट नहीं सकते जब तक ये मुद्दा एक्टिव रहेगा। अगर खालिस्तान के एजेंडा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए तो जितने भी सिख खालिस्तानियों के नाम पे जेलों में बंद है उनको कोर्ट रिहा कर देगी, पर वो इसलिए नहीं करती क्योंकि खालिस्तान का एजेंडा जिंदा है, और उनको ये लगता है भी अगर रिहा करेंगे तो ये एजेंडा फ्लरिश हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये प्रोपेगेंडा जो है ये पॉलिटिकल लोग चलाते हैं, जिससे सिख जो हैं जेलों में
निर्दोष होते हुए जो जेल भुगत रहे हैं वो बाहर आ ही ना सकें। और ये एजेंडा चलता है और ये मतलब पॉलिटिक्स है, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और पैरेलल क्योंकि अब ट्रैक रिकॉर्ड ही है, अब तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। और हो सकता है भी ये यूपी वाला, अभी हमारे पास जो खबर है कि बरनावा के अंदर इन्होंने 2 या 3 तारीख को बड़ी गिनती में संगत को बुलाया है भी, क्यों कह जी विदाई करनी है जी इसकी यूपी वाले की, और बड़ी गिनती में आपने संगत ने यहाँ पे इकट्ठा होना है। भी अजीब है भी ये इकट्ठा क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं हुआ 2 पैरोल में भी, कहीं इसकी फरार होने की संभावना तो नहीं भी मैं जेल जाऊं ही ना। क्योंकि अल्टीमेटली सरकार अगर डमी के तौर पे, अगर हम ये मान लें भी सरकार की कस्टडी में हजूर पिताजी है ही नहीं, या किसी तरह का छल करके या किसी तरह का वो, यह हो सकता कोई पिताजी के साथ कोई घटना घटाना चाहते हैं और पिताजी तरीके से इनके जाल में ना आए हों, तो ये शायद एक तरीके से इस नकली वाले को मार के असली वाला घोषित कर देना चाहते हैं। तभी इस नकली वाले के फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन को सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ाया गया और तरीके से इसके सिग्नेचर चिट्ठियों के जरिए कोर्ट के रिकॉर्ड्स में एस्टैब्लिश किए गए, जिससे कल को मरने के बाद ये साबित किया जा सके भी यही असली है। लेकिन क्योंकि अब इसके दांत पकड़े गए, ये तो मेडिकल एविडेंस हो गया, और इस सब के बाद बहुत सारी चीजें हमने सरकारी रिकॉर्ड पे चढ़ाई भी, क्योंकि इस बात का कोई भरोसा नहीं है भी कब कौन सी घटना किस रूप में घट जाए, और इस सब में सतर्क रहना जरूरी है। और अगर आप उम्मीद करें भी कोई कुछ करेगा तो ऐसा नहीं है, नियति है। देखो क्या है कि ईमानदार कोई नहीं है, ईमानदार वही व्यक्ति है जिसको बेईमान होने का मौका ना मिला हो, या फिर कोई वास्तव में किसी के माँ बाप के अच्छे संस्कार हो। जिन लोगों को, मतलब मैंने ये खुद पर्सनली देखा है, जिनको हम कहें भी ये व्यक्ति तो बेईमान नहीं हो सकता, ये तो ईमानदार है, हर रोज अपनी जान दांव पे लगाता है, तो ईमानदारी से काम करता है, हमने उन लोगों को भी टके टके के भाव बिकते देखा है। और हम कहें कि इतने बड़े लेवल का अफसर नहीं बेईमान हो सकता, तो हमने उनको भी बिकते देखा है। तो ये भ्रम में मत रहना भी कोई काम करेगा। हम तो, हमारा काम क्या, हम आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, और आध्यात्मिक में जो शिष्य का तो भगवान सहारा होता है। और पिता ने जब वचन किए हैं भी आदमी छोड़ो काल बाल बांका नहीं कर सकता, हालांकि अफसरों ने, एडम ब्लॉक ने गोली चलाने की, हमला करवाने की, सामान चोरी कराने की, किडनैप करने की, सब हर तरह की कोशिशें करके देखी हैं। और रेकी तो आम ही हो जाती है, रेकी तो चलो गाड़ियां पीछे लगाना, दौड़ाना, धमकाना, फोन पे धमकियां देना, ये सब कॉमन सी चीजें हैं। मुकदमे करना, ये भी कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें चलती हैं। और अब क्योंकि सच्चाई में पिताजी बोलते हैं कोई बीज खत्म नहीं होता, कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो कभी ना कभी सच्चाई को किसी न किसी रूप में सामने ले ही आता है, और यही सच्चाई की ताकत ही भगवान के होने का सबूत है। बाकी क्या है कि हाल फिलहाल जो देश के हालात हैं उसमें मतलब हम कह सकते हैं अभी 99% तो बेईमानी रह गई है। और हम ये नहीं कह सकते कि चलो जी कोई हमें सलाह देता है भी इस लेवल के अफसर के पास चले जाओ तो आपकी कार्रवाई हो जाएगी। हरियाणा सरकार तो खुलकर बोलती है भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, वो तो खुलकर ये बात कहने लग गए हमें। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब कह रही है तो हो सकता है उनको क्या क्यों नहीं कार्रवाई होने देनी, वो अब आपके सामने है ही। इतना बड़ा सेटअप जो हाई कोर्ट और निचली कोर्टों को बेच के, मतलब सोचो कि पिताजी पिछले 5 साल से कभी कोर्ट में पेश हुए ही नहीं, और बिना कोर्ट में पेश हुए उनके मुकदमों का फैसला भी हो गया, उनको सजा भी सुना दी गई, तब जब ना तो उनका कोई बयान दर्ज हुआ ना वो किसी पेशी में पेश हुए जेल जाने के बाद। और ये सब चीजें चल रही हैं जहाँ पे हाई कोर्ट में भी उनके नाम से पिटीशन लग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके नाम से पिटीशन लग रही हैं, और वो खुद एग्जिस्ट ही नहीं करते वहां पे। और कौन बंदा पेश हो रहा है ये सब आपको सामने ही है। और इन्हीं बंदों के जरिए इन्होंने तरीके से शाही परिवार को भी फोन पे बातचीत कर करके बरगलाया भी हम पिताजी ही हैं, और तरीके से उनकी भी कमजोरियां जान ली। और क्योंकि वो शुरुआत में फोन पे तो देखो भुलेखा लग ही जाता है, और जेल में भी क्या है इतना मोटा धुंधला सा शीशा लगा देते हैं, पता नहीं चलता। पर ये सारी चीजें हुई और एट द एंड अब ये चीजें कंक्लूड हो रही हैं। और हाल फिलहाल हम आपको बताएं कि हमने अब सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली है इस सब को लेके। जब होगी सुनवाई नहीं होगी, वहां भी कोई नया पेच है पता नहीं। हमने एक सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली है, और उस एप्लीकेशन पे अब कब सुनवाई होगी कैसे होगी मालूम नहीं। लेकिन कोशिश की है भी चलो ये जानकारी एटलीस्ट सबको दे दी जाए। जब ये सबको जानकारी मिल जाएगी उसके बाद देखो महाभारत तो हुई थी, युग पलटना है, लोग भविष्यवाणियां डालते रहते हैं ज्योतिषों की, पता नहीं ये सच है या नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में भगत के लिए तो समय हमेशा ही अच्छा होता है।
बाकी कलयुग में दुनिया आपस में लड़ मर रही है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है। भक्तों के लिए तो उसका वो भगवान है, ईश्वर है, गुरु है, और शिष्य का जीवन उनका अपना है। वो गुरु उनके काज संवारता है, उनको ना किसी अफसर की जरूरत है ना सरकार की जरूरत है। लेकिन क्या है, जैसे श्री कृष्ण जी के मामले में आता है भी उन्होंने सब कोशिश की, इसी तरह हमने कोशिश की हर तरफ से भी, हर एक सरकारी अफसर को, हर एक मंत्री को, हर एक कोर्ट को हर चीज लिखित रिटर्न में दे दी, बता दी उनका कौन सा जज, उनकी कौन सी कोर्ट, उनका कौन सा अफसर क्या बेईमानी कर रहा है, क्या भ्रष्टाचार कर रहा है, कैसे वो लोगों को मरवाने को आतुर हैं, कैसे वो बड़े बड़े कातिलों को, हत्यारों को पैसे लेके छोड़ देते हैं, और कैसे मतलब वो हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं और लोगों की हत्याएं अभी भी कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारों के बड़े बड़े अफसर उन सबका साथ दे रहे हैं। किसके कहने पे दे रहे हैं वो तो जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन क्या है कि नियति में अगर ये सब कुछ लिखा है, जैसा ये लोग भविष्यवाणियों में बताते हैं भी ऐसा होगा नहीं होगा ये वगैरह वगैरह, तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर फाइनल ये है कि हमारी तरफ से कल को कोई ये नहीं कह सकता कि ये बात हमें बताई गई होती है, ये ऑफिसर हमें बोल देता भी यार मुझे बताई होती तो मैं कार्रवाई कर देता। क्योंकि इतना सब नीचे करने के बावजूद भी हम ये जानकारी ओपन तौर पे डाल देते हैं फेसबुक पे, जो हम कर रहे हैं नीचे। और इस चीज़ों को लेके हम हर चीज़ ओपन तरीके से सामने रख देते हैं भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कल क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, इतने किसी के माई के लाल की ताकत नहीं कि संतों की छवि को या संतों की रूहानियत को या उनके अस्तित्व को वो कोई नुकसान पहुंचा सके। हाँ देखो, क्या संतों के साथ शारीरिक तौर पे उत्पीड़न बहुत हुआ है पहले भी इतिहास में, लेकिन पिताजी ने इस बार वचन किए थे कि इस बार काल को बाल भी नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है भी पिताजी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, भी कुछ ये नहीं है भी कुछ गलत हो जाएगा। पर क्या है कि बतौर साथ संगत हमने हर चीज़ बताई भी है। और क्योंकि अब ये एक ऐसा बायोलॉजिकल एविडेंस है जो उसके नकली दांत होने का, और ये भी कैसे पता चला, ये भी कोई व्यक्ति सिमरन कर रहा था और सिमरन करते करते उसको पिताजी ने दर्शन देके दिखाया भी जो ये बंदा है इसके दांत गलत हैं, नकली हैं, गले हुए हैं। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया भी यार ये ऐसे ऐसे मेरे को पिताजी ने बताया भी आप इस चीज़ पे गौर करो। तो ऐसी ही एक वीडियो था इब्राहिम अद्दम वाली कहानी, जो पिताजी बलक बुखारे वाली कहानी सुनाया करते। तो 2 दिन पहले इसने कोई कहानी सुनाई होगी ऐसी, उसका क्लिप किसी ने काट के भेजा मेरे पास भी ये कहानी गलत तरीके से सुना रहा है। तो जब वो कहानी सुनी तो उसमें ये, क्योंकि मैं खुद दांतों का डॉक्टर हूँ और एकदम से जैसे जिस तरह की स्पेशलिटी होती है देख के पकड़ आ जाती है, तो मेरे को देखते ही पकड़ आ गई भी ये तो इसके दांत नकली हैं। और उस भाई की बात भी याद आ गई भी वाकई में भी ये भी दांत जो पिताजी ने उसको सिमरन में दिखाया भी वो सच है। तो ये चीज़ें ओपन तौर पे सामने भी आ गई और अब तो एविडेंस है। अब ये कल को दांत निकाल के दिखाए या रख के दिखाए वो कुछ कह नहीं सकते। अब 3-3 आदमी हैं भी कौन सा दांत निकाल के दिखाएगा। अब आपको ये भी समझ में आए भी इतना नज़दीक ऐसे माइक लगा के रखता है भी दांत दिखे ही ना, भी पता ना चले भी दांत नकली हैं नहीं है, दिखे ना ढंग से। तो वो सारी चीज़ें हम ओपन हैं, अब प्लेटफॉर्म्स पे सारी जगह अवेलेबल हैं। वीडियोस हैं सबने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, सब चीज़ें अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म पे हैं। अब हम पुराने वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी शायद इस तरह के दांतों का मूवमेंट दिख जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताते आए, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या है, भी इसका मुंह तो पकड़ के मास्क उतार नहीं सकते, लेकिन टेक्निकली तौर पे जो साइंटिफिक था, अभी हाइट का बढ़ना, आंखों का बदलना, ब्लड ग्रुप चेंज हो जाना, उंगलियों का साइज बदल जाना, इसका बेढंगा शरीर होना, कहने को ये 20 किलोमीटर दौड़ के पतला है लेकिन मुंह इसका कद्दू जैसा होना, इतना मुंह में फैट भरा हुआ है, चर्बी है, फिर एक तरफ से बहुत ज़्यादा मोटा है, फिर ये कभी बहुत ज़्यादा पतला है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दांत नकली होना, बोलने का पैटर्न गलत है, बोलते बोलते अक्षर अटक जाना। अब तो समझ आ गया भी दांत नकली थे इसलिए इसका अक्षर अटक जाता था बोलते बोलते। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है भी कोई एक चीज़ है। उसके बाद डेरे की प्रथा के उल्ट आप या आपको लिव इन रिलेशन में रहना सिखा रहा है, लड़का लड़की आपस में नाजायज संबंध बना सकते हैं, वो भी अगर आत्मिक तौर पे उनका प्रेम है। तो ये चीज़ भी उसने परोसनी शुरू की। डेरे का तीसरा परहेज खत्म कर दिया, जामे हिंसा को खत्म कर दिया, देवी देवताओं में, जड़ पूजा में जो चीज़ें डेरे में बिल्कुल भी नहीं थी वो सब करने लग गया। तांत्रिकों वाली मालाएं पहनना, शिवलिंग मंगवा के शिवलिंग की पूजा करना, लोगों को मंदिरों में जाने के लिए प्रेरित करना और हिंदूवाद बढ़ाना, सिखों के खिलाफ बोलना, एक तरह से हालात, दंगे के हालात पैदा करना। इस हर चीज़ जो इस तरह से हुई कि, और
ये किसी ने लिखा खाने में मटर पनीर, इस तरह के तले हुए, इस तरह के पदार्थ जो तामसिक पदार्थ हैं, ये सब लंगर में देना, उकसाने मतलब उत्तेजना पैदा करने वाले। और उस सब के बाद संगत में युवाओं को बुला के मतलब एक तरह से कुर्बानी के लिए, लड़ने के लिए, दंगे के लिए तैयार करना, ये बंद कमरों में मीटिंगें और छुप छुप के बात करना, ये सब चीजें जो हैं, ओपन तौर पे मीडिया से भागना, अपने सामने अपनी संगत से डरना, सवाल लेने से भागना, तो ये सब चीजें हुई। अब इस सबके बाद इससे ज्यादा और कौन सा प्रूफ आएगा निकल के, क्योंकि ना तो ये बाहर निकल के आता है, और एक औरत है हनीप्रीत, उसके पल्लू के पीछे छुपा रहता है। बाहर निकल के आए, सामने खुल के बात करे तो हम कोई बात करें। ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से लोग नहीं गए, मैं खुद गया वहां पे, हमारी तरफ से कुछ लोग भी गए, लेकिन क्या है, ये वहां बंद रखते हैं गेट और आने नहीं देते किसी को, और कोई चला जाए तो मिलने नहीं देते। तो उसके बाद वहां सिर्फ 30-40 हजार रुपए कम से कम आप दोगे तो ही आपको मिलवाया जाएगा, वरना आपको मिलवाया ही नहीं जाएगा। और उसके बाद एक फर्जी प्रोपेगेंडा के तहत भी चीजें प्रस्तुत करना, जो लोग समाज में बदनाम हो चुके हैं अलग अलग अपनी करतूतों से, उनके जरिए अपना प्रचार करवा रहा है। जो लोग नीचे पैसा मांगते हैं संगत से, लोगों को ठगते हैं, ये सारी चीजें चली। इससे ज्यादा अब क्या चीज निकल के आए भी ये साबित हो, ये असली है, क्योंकि एक भी गुण इसमें हजूर पिताजी वाला नहीं है। हमने आपको ओरिजिनल सत्संग हजूर पिताजी के और डुप्लीकेट इसके सत्संगों में फर्क, कैसे ये पिताजी के संतों के वचनों को भी गलत बना के परोस देता है, वो सारी चीजें आपको अलग अलग टाइम पे दिखाई हैं। फाइनली अब ये किस मोड़ पे जाएगा, क्या ये संगत का कत्लेआम करवाने आया है, क्या ये सिखों के साथ लड़के सिखों का भी कत्लेआम करवाने आया है, क्या करने के लिए इसको बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। देखो सारे एजेंडा, सारी पॉसिबिलिटीज, जो चीज हम आपके सामने रख रहे हैं, यही चीज हम सरकारी रिकॉर्ड पे भी रख रहे हैं। अब क्योंकि सरकार खुद ही चाहती है भी सब कुछ ऐसा करे, और इस सब के लिए मोटी कीमत डेरे की मैनेजमेंट को भी दी जाती है, और डेरे के जितने भगोड़े हत्यारे लोग हैं उनको भी शय दी जाती है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में हम ये कह ही नहीं सकते कि सरकार या कोई कानून नाम की चीज है, जब हाई कोर्ट खुद इनको शय देती है इस सारे कामों में, और वो सुनना ही नहीं चाहती इनके अपराधों की कहानी। और हालत ये है कि आप सोचो, हाई कोर्ट चंडीगढ़ का एक असूल है भी, जो PIL, जो जनता के हित की कोई अगर पिटीशन आए तो 6 महीने के अंदर उसे ना सिर्फ सुनना होता है, उस पर कार्रवाई भी करनी होती है, या तो अगर कार्रवाई बनती हो और खत्म करना होता है। यहाँ 2-2 साल हो गए हैं ऐसे पिटीशनर लगे, अभी तक सुनवाई करने को तैयार ही नहीं है हाई कोर्ट, और मौका ढूंढ रही है भी कब कोई गलती हो और हम इसको कागज को बाहर फेंक दें। और एक फर्जी तरीके से, एक फर्जी चीजों पे कार्रवाई चल रही है, ट्रिपल बेंच लगा लगा के, जिसमें जिस पिटीशन के डरावे में 45 मेंबर एडम ब्लॉक और सरकारें मिलकर संगत से पैसा लूट रही हैं। इस लेवल पे जब आप सोचो भी कोर्ट, सरकार और अपराधी तीनों मिलके अगर आम जनता को लूटने लगे, तो फिर आप न्याय के लिए कोर्ट से तो उम्मीद ना रखें, पर यह है कि उम्मीद को जिंदा रखें, क्योंकि सच्चाई का प्रतीक ईश्वर है, ना कि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। तो सच्चाई क्या है, लोग तो हिटलर जैसे भी आए, सिकंदर जैसे भी आए, सब आए। नीचे जो चापलूस हैं, जो नौकर हैं, उनके अफसर हैं, उनको तो वैसे नहीं कोई जानता, लेकिन जो बड़े बड़े राजा आए वो भी मिट्टी में मिल गए। तो ये कौन से खेत की मूली हैं जो नहीं मिलेंगे। पर क्या है कि आप सतर्क रहें, समझदार रहें, और ऐसा नहीं है भी सच काम नहीं कर रहा है, और ऐसा नहीं है भी झूठ के लोग नहीं फंस रहे हैं। जो लोग पिताजी पे सवाल उठाया करते हैं, जिन लोगों ने पिताजी का मजाक बनाना चाहा और कोशिश की, उसमें सहयोग किया, आज लोग उनके मुंह पे थूकना पसंद नहीं करते हैं। आप सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल का हालात देख ही रहे हैं अभी, कैसे लोग मतलब जो बंदा उसकी शक्ल देख ले, अगर 100 लोग उसको बोलते हैं, 100 में से 90 लोग उन्हें गालियां निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों की दुआएं बद्दुआएं हैं, और इतना सब कुछ किया है, तो क्या है कि उसके बाद भगवान जाने, भगवान का काम जाने। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं हजूर पिताजी के चरणों में कि अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहें, जितनी भी बुराइयां हैं, ठगी बेईमानी है, सब खत्म हो जाए। तो इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।